आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फॉलोइंग गैस लॉज। हमसे कहा है कि हमें कुछ गैस लॉज गिवन है। नंबर 1 में है एवोगैड्रोस लॉ और नंबर 2 में है चार्ल्स लॉ। हमें क्या करना है, इसको स्टेट बताना है, यानी इसका स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या होता है और साथ में हमें इसे एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग दी एवोगैड्रोस लॉ की। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। Avogadro established a relationship between volume and number of moles of gas at constant temperature and pressure। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक रिलेशनशिप पेश की थी वॉल्यूम और गैस के नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। सही है। और साथ में स्टूडेंट टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट लिया था। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal volumes of all the gases under similar conditions of temperature and pressure always contains equal number of molecules। इस लॉ के मुताबिक यानी एवोगैड्रो ने अपने लॉ में क्या कहा था, अगर हम प्रॉपर स्टेटमेंट की बात करें कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस मौजूद हैं, यानी एक से ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, अगर हम उसके वॉल्यूम्स की बात करें तो उन सबका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी यहाँ पर बात की है एसटीपी की, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की। ऑलवेज कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन तमाम गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सबकी कांस्टेंट होगी। सही है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ मैथमेटिकली इफ़ वी अगर हमारा शो करता है किसको, वॉल्यूम ऑफ गैस को, और स्मॉल एन हमारा शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो अभी शुरू में मैंने आपको बताया एवोगैड्रो ने क्या रिलेशनशिप दी थी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। तो उसने कहा था अगर मैं उसकी रिलेशन को मैथमेटिकली लिखूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि अगर आपके पास एक बलून है, गुब्बारा है, उसके अंदर अगर आप अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा भरोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो यही तो बताया था एवोगैड्रो लॉ ने कि यहाँ पर हमारा बलून के अंदर जो गैस है यानी अमाउंट ऑफ गैस है वो हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। और अगर आपकी गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी अगर आप ज़्यादा हवा भर रहे हो बलून में, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कहा था एवोगैड्रो लॉ ने। अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कंसीडर 3 गैसेस N2 O2 एंड Cl2, कि हमारे पास 3 गैसेस मौजूद हैं। एक है नाइट्रोजन गैस, दूसरी है ऑक्सीजन गैस और तीसरी हमारे पास है क्लोरीन गैस। ईच ऑफ दीज 3 गैसेस हैव प्रेशर ऑफ 180 m, टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन एंड वॉल्यूम 22.4 dm3। और इन तीनों गैसेस के अगर हम प्रेशर की बात करें तो तीनों का प्रेशर कितना है, 180 m है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी कितना है, 273 केल्विन है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना है तीनों का, 22.4 dm3 है। देन तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल द गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिहाजा एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक ये तमाम गैसेस जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बराबर है, सबका सेम है, तो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो वैल्यू के बराबर होगा। और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। सही है स्टूडेंट्स। तो इसी को मैंने लिखा है टेबल की फॉर्म में। तो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो। मैंने टेबल बनाया कि हमारे पास 3 गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पर प्रेशर लिखा है, तीनों का प्रेशर कितना है, 180 m है। टेम्परेचर तीनों का 273 केल्विन और वॉल्यूम कितना है, 22.4 dm3। तो तीनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही हमारा कहलाता है एवोगैड्रो लॉ, कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेज हों, अगर एसटीपी पर बात करें तो उनका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। आगे देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड लॉ, जो कि है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स बेसिकली नाम है साइंटिस्ट का। चार्ल्स ने एक लॉ दिया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, और प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा था, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। चार्ल्स एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर बताया है कि चार्ल्स ने जो रिलेशनशिप पेश की थी वो किसके दरमियान दी थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कि ये लॉ हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम भी आपका कम होगा। कैसे होगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा।
आगे हमसे कहा है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखी मैंने, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस देन इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई मैथमेटिकली। अगर मैं आपसे कहूं कि टी हमारा डिनोट करता है किसको, टेम्परेचर ऑफ अ गैस को, वी हमारा रिप्रेजेंट कराता है वॉल्यूम ऑफ गैस को, तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, के वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप बलून को रूम टेम्परेचर पर रखोगे, जब उस बलून के ऊपर रूम टेम्परेचर इफेक्ट होगा तो थोड़ी देर के बाद बलून का साइज बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है किसका, बलून का। और अगर आपने एक बलून फुलाया और उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से बलून का वॉल्यूम भी थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं इस सेंस में कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो इक्वल की साइन आएगी और कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर मैंने v एज इट इज रखा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई तो इक्वल की साइन आई और k आया और k को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया t से। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ राइट हैंड साइड पर t मेरा क्या कर रहा है, k से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या होगा, v से डिवाइड करेगा, तो v अपॉन t हमारा बराबर हो जाएगा किसके, k के। ये फार्मूला स्टूडेंट्स कहाँ से आया वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था v अपॉन टी इज इक्वल टू के, तो यहीं से ये फार्मूला आया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपने बलून को फुलाया और उसका इनिशियल वॉल्यूम था v1 और टेम्परेचर था t1, सही है, और फिर फुलाने के बाद आपने उसको रख दिया फ्रिज के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा, यानी v1 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा v2 में और टेम्परेचर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा t1 से t2 में। तो क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर है तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली v1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई t2। और स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ की बात करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ क्या होगा, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा चार्ल्स लॉ। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है, स्टेट्स द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, कि हमें मेन पोस्टुलेट्स बताने हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, कौन सी के, गैस के बताने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग दी KMT फॉर गैसेस, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। उसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना है, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ KMT फॉर गैसेस आर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल द गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो तमाम गैसेस मुश्तमिल होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, या आप कह सकते हो टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, कि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस को आसानी के साथ कंप्रेस किया जा सकता है, और उसका वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ना होने के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन सो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ बिटवीन कोलिजन्स बट इन रैंडम मोशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अगर किसी सिलेंडर के अंदर मौजूद हैं तो वो कंटिन्यूस मोशंस के अंदर होते हैं और स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर वो फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सही है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन पाथ की बात करें तो पाथ उनका क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। नंबर 4 पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स डोंट कोलाइड विद ईच अदर बट दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो स्टूडेंट्स अगर हम गैसेस की बात करें तो क्योंकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, लिहाजा गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकरा पाते, लेकिन वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ क्या होता है, वो टकराते हैं। नंबर 5 पोस्टुलेट्स मैंने लिखा है, इन गैसेस प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि अगर हम गैस के प्रेशर की बात करें तो गैस के अंदर प्रेशर आपका तभी प्रोड्यूस होता है जब मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं। जैसे मैं कहूँ एक बलून हमने फुलाया तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का सारा प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लग रहा है। जिससे हम कहते हैं भाई अगर सिलेंडर आपके पास है तो सिलेंडर को धूप में मत रखो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही मोशन की हालत में होते हैं। अगर हमने सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और उसको धूप में रख दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाएगी और सारा का सारा प्रेशर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लगेगा और वो फट जाएगा। लिहाजा प्रेशर की अगर हम बात करें गैसेस के लिहाज से तो गैस का सारा प्रेशर लगता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पर।
नंबर 6 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें, देयर इज नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, कि आइडियल गैस के अंदर ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, लेकिन रियल गैसेस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है KMT का, इन गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि अगर हम गैसेस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास एक बलून है और उसको आपने फुलाया और धूप में रख दिया, अब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही मोशन की हालत में होते हैं, जब आप उसको धूप में रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से बलून क्या होगा, फट जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, यानी उनकी मोशन भी बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे स्टूडेंट पोस्टुलेट्स KMT के 4 गैसेस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 है प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स और सेकंड है एब्सोल्यूट जीरो। तो स्टूडेंट प्रेशर हम किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक फोर्स अप्लाई करें पर यूनिट एरिया में, सही है, कहाँ पर, आप कह सकते हो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A, सही है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, एक्सप्लेन की है। प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसा कि अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर तभी प्रोड्यूस होता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं किसके साथ, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। सच एज व्हेन एयर प्रेशर इज पम्प्ड इन टायर देन टायर बिकम्स हार्ड, जैसा कि जब हम हवा भरते हैं टायर के अंदर तो टायर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। सारा का सारा गैस का यानी एयर का जो प्रेशर रहता है वो कहाँ पर लगता है, वॉल्स पे लगता है टायर की, सही है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और अगर हम यूनिट की बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का जो SI यूनिट है यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट मौजूद है प्रेशर का, वो क्या है, पास्कल। और पास्कल हमारा बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, इस फार्मूले से अगर आप देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरीके से स्टूडेंट प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसा कि ATM हो गया, टॉर हो गया, PSI हो गया, ये सब प्रेशर के क्या है, यूनिट्स हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल में थोड़ी सी कन्वर्जन भी लिख दी है प्रेशर की, जो कि केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज होती है। तो 1 ATM हमारा बराबर होता है 760 टॉर के। इसी तरीके से 1 ATM हमारा बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। 1 ATM हमारा बराबर होता है 14.7 PSI के, और 1 ATM हमारा बराबर होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये कन्वर्जन है प्रेशर की, कि एक यूनिट से प्रेशर के दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है यूनिट्स कन्वर्जन का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमसे कहा था कि एब्सोल्यूट जीरो बताएं, तो द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, सही है। और ये आपका वैलिड करता है एब्सोल्यूट जीरो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो क्या कहा मैंने, एब्सोल्यूट जीरो आपका ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो को हम जीरो केल्विन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो केल्विन, नोटेड बाय जीरो और के लिख देना, ये ब्रैकेट एक हटा देना, एक आएगा। एब्सोल्यूट जीरो की अगर हम वैल्यू की बात करें, यानी जीरो केल्विन हमारा डिग्री सी में कितने के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है -273.16 डिग्री सी। यानी अगर हमारा डिग्री सी के अंदर टेम्परेचर इतना हो जाए -273.16 डिग्री सी, तो हमारे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले पहले ही रियल गैसेस क्या होती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, हमारी आइडियल गैसेस के लिए। लिहाजा इतना टेम्परेचर हमारा कभी भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन है। आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यही बात यहाँ पर लिखी है, नन ऑफ द रियल गैस कैन बी कूल टू सच अ लो टेम्परेचर, कोई भी रियल गैस को कूल नहीं किया जाता इतने कम टेम्परेचर पर, यानी जीरो केल्विन पर। लिहाजा ये हमारा सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल टेम्परेचर है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज लिक्विड एयर, मेंशन इट्स 3 यूजेस, कि लिक्विड एयर क्या होती है और हमें उसके 3 यूजेस भी बताने हैं। तो लिक्विड एयर का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम गैस के टेम्परेचर को बहुत कम कर दें तो हमारी जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, जिसको हम कहते हैं लिक्विड एयर। डिफाइन मैंने लिखी है यहाँ पर,
सबसे पहले हेडिंग देंगे लिक्विड एयर की, द एयर विच इज कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी अगर हम हवा को ठंडा करें बहुत ही कम टेम्परेचर पर, देन गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कंप्रेसिस, तो क्या होता है, एयर के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं यानी कंप्रेस होते हैं, एंड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और गैस हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में, और इस एयर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एयर कहते हैं। और साथ में हमसे कहा था कोई भी 3 यूजेस भी बताएं लिक्विड एयर के, यानी लिक्विड एयर को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी यूजेस ऑफ लिक्विड एयर, यानी लिक्विड एयर के यूजेस, लिक्विड एयर हैज फॉलोइंग यूजेस। तो ये सेंटेंस आपको लिखना है। नंबर 1 मैंने लिखी है एप्लीकेशन एलपीजी, यानी यूज लिखा है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटर, ओवन एंड इंजन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि एलपीजी को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर फ्यूल के तौर पर, हीटर के फ्यूल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, ओवन के अंदर यूज़ कर सकते हो, और इंजन के अंदर यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है अमोनिया एंड लिक्विड SO2 आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, यानी अमोनिया को और लिक्विड SO2 को भी हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में। थर्ड पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कंप्रेस ऑक्सीजन इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, यानी कंप्रेस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे पास यूजेस किसके, लिक्विड एयर के। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, गिव इट्स सिग्निफिकेंट इन डेली लाइफ, और डेली लाइफ के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हेडिंग प्लाज्मा की। प्लाज्मा आपको पता होगा फोर्थ स्टेट होती है किसकी, मैटर की। क्या है देख लेते हैं। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हमसे कहा है कि अगर हमारे पास कोई गैस हो और उसको अगर हम हीट करें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर, रेंज यहाँ पर बताई है 10 रेज़ टू द पावर 4 टू 10 रेज़ टू द पावर 5 केल्विन, यानी इतनी टेम्परेचर की रेंज होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं ये गैसेस का टेम्परेचर है, केल्विन में हम लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। देन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस को हीट करेंगे तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो आयंस के अंदर बदल जाएंगे। डिस्पाइट हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर के बावजूद देयर स्टिल एग्जिस्ट सम आयोनाइज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, यहाँ पर कुछ आयोनाइज मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी मौजूद होते हैं। हेंस वी कैन डिफाइन प्लाज्मा एज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो हम कैसे कह सकते हैं प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बेसिकली मिक्सचर है पॉजिटिव आयन का, इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो नेगेटिव आयन का, और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का, और साथ में एटम्स का, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ प्लाज्मा की। तो नंबर 1 मैंने लिखा है इट इज़ यूज इन फ्लोरिसेंट बल्ब, जो हमारे फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं जैसा कि सेवर वगैरह, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा को। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है इट इज़ यूज इन टीवी एंड कंप्यूटर चिप्स, टीवी के अंदर और कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। थर्ड मैंने लिखा है इट इज़ यूज फॉर हीलिंग वाउंड्स, जख्म वगैरह को फिल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा को। इट इज़ यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर को अगर मैन्युफैक्चर वगैरह किया जा रहा है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मा यूज़ करते हैं। और नंबर 5 मैंने लिखा है इट इज़ यूज इन लेज़र, लेज़र के अंदर भी प्लाज्मा यूज़ होता है। लैंप्स हमारे जो बनते हैं उसमें भी प्लाज्मा आजकल यूज़ होता है। साथ में पल्स पावर स्विचेस और डायमंड कोटेड फिल्म्स के अंदर भी हमारा प्लाज्मा यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 4 के वो कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।